डियर स्टूडेंट, जेपीएससी डिजिटल स्टडी में आपका स्वागत है। आज 12th हिस्ट्री के संदर्भ में आपका टॉपिक है अशोक के अभिलेख। आज कई रूपों में हम लोग अध्ययन करेंगे। इस अभिलेख के अंतर्गत किन किन रूपों में अध्ययन है, किस तरह से उसके मौर्य जीवन के ही विषय में ही नहीं बल्कि अशोक के विषय में विस्तृत जानकारी प्रदान करते हैं। चक्रवर्ती सम्राटों की उनकी उपलब्धियों के विषय में अभिलेख के माध्यम से जिन साहित्यिक रचनाओं से प्रकाश नहीं पड़ता, उन अभिलेखों के माध्यम से हमें क्रमबद्ध घटनाओं की जानकारी प्राप्त होती है। अभिलेख जो है, जैसे इसके पहले आप जान चुके हैं, वीडियो जा चुका है। अभिलेख के संदर्भ में भी आप काफ़ी उस विषय वस्तु आपके पास है कि किस तरह से अभिलेख जो है तत्कालीन शासक के विषय में हमें विस्तृत जानकारी प्रदान करते हैं। जो साहित्यिक स्रोत ऐतिहासिक रूप में उतने प्रामाणिक नहीं माने जाते जितना कि अभिलेख माने जाते हैं। अभिलेखों के माध्यम से क्रमबद्ध तथ्यात्मक जानकारी हमें प्राप्त होती है। तो मौर्य काल में भी अभिलेखों का चूँकि बहुत ज़्यादा महत्व है। इतिहास जिस जगह से शुरू होता है, जो विषय वस्तु की खोज की स्टार्टिंग होती है, वो तिथियाँ, वो काल बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है। जैसा कि आप जानते हैं, मौर्य काल ऐतिहासिक दृष्टि से यहीं से प्रारंभ होता है। ऐतिहासिक घटनाएँ जो हैं यहीं से प्रारंभ होती हैं और यहीं से जो है ऐतिहासिक स्रोत भी प्रारंभ होते हैं। तो ऐसी स्थिति में चाणक्य की रचनाएं जैसे हैं, अभिलेख हैं, इनसे हमें मौर्यकालीन इतिहास के विषय में व्यापक जानकारी प्राप्त होती है। तो अभिलेखों के संदर्भ में हम लोग अध्ययन करेंगे। आइए विषय वस्तु स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आप जानते हैं, अभिलेख पत्थर, धातु या मिट्टी के बर्तन जैसे कठोर सतह पर खुदे लेख होते हैं। तो एकदम स्पष्ट है, अभिलेख क्या हैं? पत्थर, धातु, मिट्टी के बर्तन जैसे कठोर सतह पर क्या हैं? खुदे हुए लेख हैं। तो अभिलेख जो हैं पत्थरों पे खुदे हुए हैं, मिट्टी के बर्तनों पे खुदे हुए हैं, कठोर सतह पे किसी चीज़ पे खुदे हुए हैं, उस पर लिखा गया है, उन घटनाओं के विषय में लिखा गया है। शासक के द्वारा कभी राजाज्ञा कोई जारी किया जाता है, कोई निर्देश जारी किया जाता है। साम्राज्य के लिए कुछ नियम, कुछ मानवीय मूल्य, कुछ धर्म का प्रचार, उन चीज़ों को या उन विषयों के संदर्भ में कुछ चीज़ें होती हैं, कुछ घटनाएं होती हैं, उन सब चीज़ों को उत्कीर्ण किया जाता है। एक ऐसी चीज़, पुस्तक नष्ट हो जाती थी, रचनाएं नष्ट हो जाती थी, कई समस्याएं थी उसमें, लेकिन अभिलेखों के माध्यम से हमें उस समय के तत्कालीन शासक के विषय में विस्तृत जानकारी प्राप्त होती है। तो इस तरह से जैसा कि आप जान सकें, पत्थर पे, धातु पे, मिट्टी के बर्तन पे या कठोर सतह पे खुदे लेख होते हैं। अभिलेख कभी कभी शॉर्ट क्वेश्चन आता है डियर स्टूडेंट, एक लाइन में क्वेश्चन आ गया अभिलेख क्या है, तो आप बहुत बड़ा चीज़ नहीं लिखेंगे। अगर शॉर्ट क्वेश्चन पूछ रहा है तो आप एक लाइन में इस तरह से लिखेंगे कि अभिलेख क्या है। अगर शॉर्ट क्वेश्चन पूछ रहा है तो पत्थर, धातु, मिट्टी के बर्तन, इस तरह से आप दिखाएंगे कि अभिलेख जो है क्या है? पत्थर हैं, धातु या मिट्टी के बर्तन जैसे कठोर सतह पर खुदे लेख अभिलेख कहलाते हैं। तो एक लाइन में आप इस तरह का आंसर देंगे। फिर आगे बढ़ेंगे। सम्राट अशोक के अभिलेखों का महत्वपूर्ण स्थान है। मौर्यकालीन अशोक, चूँकि अशोक के अभिलेख का अध्ययन हम लोग करेंगे, तो यहाँ पे सम्राट अशोक के अभिलेखों का क्या है? महत्वपूर्ण स्थान है। कैसे स्थान है? अभिलेखों के माध्यम से, जो सम्राट अशोक के अभिलेख हैं उनके माध्यम से उस पूरे जीवन घटनाक्रम की विस्तृत जानकारी हमें अभिलेखों से प्राप्त होती है। किस तरह से वो युद्ध करता है, कलिंग युद्ध, किस तरह से बहुत सारी घटनाएं हैं, उनका क्रमबद्ध तरीके से अभिलेखों के माध्यम से हमें विस्तृत जानकारी प्राप्त होती है। घटनाओं की को हम जैसे पास से देख रहे हैं, उन चीज़ों को उसने उत्कीर्ण कराया है। तो उन घटनाओं के विषय में चूँकि दो चीज़ें होती हैं, जब कोई साहित्यिक साक्ष्य होता है और उसी के अपोजिट पुरातात्विक साक्ष्य, दोनों एक साथ निकल करके आते हैं, तो ऐसी चीज़ें जब दोनों घटनाएं एक जगह पर उल्लिखित होती है तो साहित्यिक पुरातात्विक को प्रमाणित कर रहा है, पुरातात्विक चीज़ साहित्यिक को प्रमाणित कर रहा है। यानी दोनों के पास दोनों तथ्य हैं और दोनों प्रूफ कर रहे हैं एक दूसरे को कि इस समय ये घटना घटी थी। जैसे एक ही चीज़ अगर प्रमाण मिलता है तो कहा जाता है, हो सकता है कम प्रमाणित हो, लेकिन साहित्य में भी वही चीज़ मिले और पुरातात्विक स्रोत में भी वही चीज़ मिले तो लगता है कि घटना घटित हुई थी, इसका कालक्रम ये था, ये घटना का विस्तार ऐसा था, इस रूप में था। यानी साहित्यिक और पुरातात्विक जब एक ही विषय वस्तु को लेकर के दो चीज़ें मिल जाती हैं, सेम टू सेम जैसी रहती है घटनाएं, तो इससे और दोनों चीज़ें एक दूसरे को क्या कर सकती हैं? और ज़्यादा प्रमाणित करती हैं, और ज़्यादा पुष्ट करती हैं कि घटना वास्तविक रूप में घटित हुई थी और इस रूप में इसका ये स्वरूप था। घटना के संदर्भ में
क्या काल था उसका, समय की तिथियां क्या क्या थी, किस बिंदु पे ये घटना का उल्लेख किया गया है, उन दोनों चीज़ों से क्या होता है, प्रूव्ड हो जाता है कि मैटर, ये तथ्य जो है कैसा है, ऐतिहासिक है। तो इस तरह से जो है आप समझ सकते हैं कि सम्राट अशोक के जो अभिलेख हैं वो बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। अशोक के अभिलेख की खोज जो है 1830 के दशक में हुआ था। जैसा कि स्टूडेंट जानते हैं दशक 10 वर्ष होता है, तो 1830 के दशक में ब्रिटिश पुरातत्वविद जेम्स प्रिंसेप, यहाँ पे जेम्स प्रिंसेप का नाम आया है, कौन किया था अशोक के अभिलेखों की खोज, 1830 के दशक में ब्रिटिश पुरातत्वविद थे जेम्स प्रिंसेप ने किया था। इसको लर्न रखेंगे, विकल्पी क्वेश्चन में आते हैं क्वेश्चन कि 1830 के दशक में अशोक के अभिलेखों की खोज किसने किया था। यहाँ पे महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये। तो 1830 के दशक में ब्रिटिश पुरातत्वविद कौन थे, जेम्स प्रिंसेप। कई बार ये क्वेश्चन आ भी चुका है। तो जेम्स प्रिंसेप ने किया था तथा उन्होंने क्या किया था, अभिलेखों को पढ़ा था। दो प्रकार के क्वेश्चन हैं यहाँ पे, एक तो किसने किया था और एक इसको किसने पढ़ा था। तो इसको लर्न रखेंगे आप, शॉर्ट क्वेश्चन में अतिलघु प्रश्न में बना लेंगे इस तरह से कि अशोक के अभिलेखों को किसने पढ़ा था या फिर इसकी खोज किसने की थी। आपके पास सामने दो महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, इसको नोट कर लेंगे कि 1830 के दशक में पुरातत्वविद जेम्स प्रिंसेप कौन थे, ब्रिटिश के पुरातत्वविद थे। इन्होंने जो है इनकी खोज किया था और इस अभिलेख को उन्होंने पढ़ा भी था। तो इसको लर्न रखेंगे। अगले स्टेप पे हम लोग चलते हैं। इन अभिलेखों में अशोक को क्या कहा गया है, प्रियदर्शी, यानी प्रियदर्शी का संबोधित किया गया है, जिसका अर्थ होता है मनोहर मुखाकृति वाला, सुंदर मुखाकृति वाला। इस तरह से उसका जो मुख है वो सुंदर है, जो शील है, तो उसको प्रियदर्शी कह के पुकारा गया है और इसका उल्लेख अभिलेखों में मिलता है। यानी अशोक के अभिलेखों में प्रियदर्शी शब्द कह करके उसे संबोधित किया गया है। किसके लिए, सम्राट अशोक के लिए। आगे है, अशोक के अधिकांश अभिलेख जो है प्राकृत भाषा में है। यहाँ पे महत्वपूर्ण बिंदु है, अशोक के अभिलेख किसमें है, प्राकृत भाषा में एवं ब्राह्मी लिपि में उत्कीर्ण है। तो दो चीज़ों को याद रखेंगे कि प्राकृत भाषा एवं ब्राह्मी लिपि में उत्कीर्ण है। पश्चिमोत्तर भाग के अभिलेख जो हैं आरमाइक यूनानी भाषा में उत्कीर्ण है। इस चीज़ को याद रखेंगे कि जो पश्चिम साइड के अभिलेख हैं वह आरमाइक व यूनानी भाषा में उत्कीर्ण है। पश्चिम को इस तरह से आरमाइक व यूनानी भाषा में उत्कीर्ण है, इस चीज़ को लर्न रखेंगे। आरमाइक व यूनानी लिपियों के अभिलेख जो हैं अफगानिस्तान से प्राप्त होते हैं। यहाँ पे आप ध्यान देंगे, बहुत सारे शॉर्ट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट मिल रहे हैं आपके, कम से कम इसी में से 10 क्वेश्चन अतिलघु प्रश्न बनेंगे आपके, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। तो आरमाइक व यूनानी लिपियों के अभिलेख कहाँ से मिले हैं, अफगानिस्तान से। अफगानिस्तान से प्राप्त होते हैं कौन से लिपि के, आरमाइक व यूनानी लिपियों के अभिलेख। अशोक को देवा नाम प्रिय, देवताओं का प्रिय तथा प्रियदर्शी की उपाधियां धारण किया है वह कौन कौन से, देवा नाम प्रिय व प्रियदर्शी। डियर स्टूडेंट, बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन ऐसे भी आता है कि अशोक की दो उपाधियों के नाम बताइए, अशोक के दो उपाधियों के नाम बताएं। तो यहाँ पे भी दो महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं, देवा नाम प्रिय नंबर 1 हो गया और सेकंड क्या है, प्रियदर्शी। तो दो उपाधियाँ हो गई यहाँ पे आपके सामने, देवा नाम प्रिय और प्रियदर्शी। अगला है, अशोक के लेखों में उनके विचारों, कलिंग युद्ध, हृदय परिवर्तन व प्रशासनिक सुधारों का वर्णन होता है। डियर स्टूडेंट, जैसा कि आप जानते हैं सम्राट अशोक जो है बहुत ही उदार प्रवृत्ति वाला शासक था। एक ऐसा सम्राट जो प्राचीन काल में सबसे महानतम सम्राटों में से एक था। जैसा कि आप उसकी उपलब्धियों से, उसके कार्यों से, उसकी व्यवस्थाओं से, उसकी नीतियों से अवगत हैं कि उसने किस तरह से अपनी नीतियों को क्रियान्वित किया, विविध क्षेत्रों में अपनी उदारता दिखाई, कहीं पे भी एक स्वेच्छाचारी शासक के रूप में कहीं भी अपने आप को प्रतिष्ठापित नहीं किया। भारतीय इतिहास में वह गौरवशाली शासक था, एक ऐसी संस्कृति को आगे बढ़ाता है, एक ऐसी सभ्यता और समाज के मूल्यों को आगे बढ़ाता है, लोगों को किस तरह से नैतिकवान बढ़ाता है। एक ऐसा शासक जो प्राचीन काल में अपने आप में बहुत ही उपलब्धि वाला शासक था। उसके विषय में हमें पुरातात्विक स्रोतों से, साहित्यिक स्रोतों से विविध घटनाओं, विविध तथ्यों की जानकारी प्राप्त होती है, जिससे क्या ज्ञात होता है कि सम्राट अशोक बहुत ही महान शासक था।
किस तरह से अपने उदारता को अपने व्यवहार में, अपने कार्यों में क्रियान्वित किया था। जैसे कहते हैं व्यक्ति दो रूपों में होता है, स्वेच्छाचारी शासक तो हुए उस टाइम में, लेकिन वह कैसा शासक था, बहुत ही उदार था, दूसरे के बातों को, दूसरे की चीज़ों को महत्व देता था। उदार शासक वह शासक होता है जो दूसरे के धर्मों को भी क्या करे, आत्मसात करे, दूसरे के धर्मों की अच्छी बातों को अपनाए और उसके भी धर्म का सम्मान करे। तो इस तरह से सम्राट अशोक जो है ऐसा शासक जो अपनी प्रजा को पुत्रवत मानता था, उसके अभिलेखों से ज्ञात होता है। जैसे कहते हैं ना कि किसी विषय के व्यक्ति के विषय में जानकारी जो उस टाइम का जो शासक है कैसे प्राप्त होगी जानकारी, रचनाओं से या फिर पुरातात्विक स्रोतों से। तो वैसे अभिलेखों से, अशोक के जो अभिलेख हैं उनसे भी हमें जानकारी प्राप्त होती है कि सम्राट अशोक कैसा शासक था, बहुत ही उदार शासक था। उसके एक एक घटनाक्रम को उसके अभिलेखों से जानकारी प्राप्त होती है। अब क्या क्या घटनाक्रम है, जैसे कलिंग युद्ध हुआ, तो कलिंग युद्ध में उन घटनाओं को देख करके कैसे उसका हृदय परिवर्तन हुआ। फर्स्ट घटना आप इस तरह से दिखाएंगे कि अशोक के अभिलेखों से कौन कौन बिंदुओं की जानकारी प्राप्त होती है। तो जैसे कलिंग युद्ध है, कलिंग युद्ध से उस घटना को देख करके कितने लोग मारे गए हैं, हाथ कट गए हैं कितने के पैर कट गए हैं, कितने घायल अवस्था में हैं। इस घटना से बहुत ज़्यादा दुखी होता है और कभी भी युद्ध न करने का दृढ़ संकल्प लेता है। तो उसके अंदर जो अचानक जो हृदय परिवर्तन होता है, उस स्थिति को, उस घटना को जब अभिलेख में उत्कीर्ण कराया है, उसको पढ़ने से ज्ञात होता है कि उसके विचारों में कैसे अचानक परिवर्तन आया उस घटना के कारण। फिर आगे चल करके उस घटना के पश्चात वो चूँकि बौद्ध धर्म अपना लेता है, बौद्ध धर्म की अच्छी बातों को, सभी धर्मों की अच्छी बातों को किस तरह से वो मानवीय मूल्यों को बढ़ाने के लिए, लोगों को नैतिकवान बनाने के लिए उसमें यूज़ करता है। धर्म मतलब किसी धर्म विशेष का, वर्ग विशेष का, संप्रदाय विशेष का धर्म उसका नहीं था, बल्कि मानव के कल्याण के लिए था, सभी लोगों के लिए था। जो प्रजा थी उसकी, वो अपने प्रजा को पुत्रवत मानता था और उस मूल्यों को उन तक पहुँचाना चाहता था कि हमारी प्रजा नैतिकवान हो जाए, हमारी प्रजा एकजुट हो जाए, हमारी प्रजा आदर्शवादी नियमों का पालन करे, हमारी प्रजा नैतिकता का पाठ को आत्मसात करे। तो इन चीज़ों को वो अभिलेखों के माध्यम से प्रसारित किया। अशोक के अभिलेखों से ही ज्ञात होता है किस तरह से उसने विदेशों में अपने धर्म का प्रचार व प्रसार किया था। बौद्ध धर्म के प्रचार व प्रसार में उसने अभिलेखों में स्पष्ट उल्लेख मिलता है किस तरह से उसने राजदूत भेजे थे अन्य देशों में। तो इस तरह से अभिलेखों के माध्यम से सम्राट अशोक के विषय में, उसके जीवन की विविध घटनाओं की जानकारी प्राप्त होती है। हृदय परिवर्तन से लेके, कलिंग युद्ध से लेके, प्रशासनिक सुधार, किस तरह से उसने प्रशासनिक सुधार किए, विविध स्टेप में, कला क्षेत्रों में, साहित्य के क्षेत्र में, विविध क्षेत्रों में उसने किस तरह से विकास किया, अपने सभ्यता और संस्कृति को कैसे आगे बढ़ाया, शिक्षा के क्षेत्र में उसका क्या योगदान है, अपने राज दरबार में विद्वानों को, कवियों को, संगीतकारों को, विविध विद्वान कह सकते हैं जो विविध क्षेत्रों में पारंगत लोग थे, उन्हें कैसे उनको महानता के रूप में प्रदर्शित करता था या उनका सम्मान देता था, अपने राज दरबार में उन्हें रखता था। तो इस तरह से सम्राट अशोक एक ऐसा शासक जो बहुत ही उदार था और जो भी उसने कार्य किए, चाहे प्रशासन के क्षेत्र में, चाहे धार्मिक क्षेत्र में, चाहे नैतिकता के क्षेत्र में, चाहे मानवीय मूल्यों के क्षेत्र में, चाहे चिकित्सा के क्षेत्र में, जिस क्षेत्र में उसने कार्य किए उन सभी कार्यों में उसने उदारता दिखाई। और उसकी इन घटनाओं को किससे ज्ञात होता है, अभिलेखों के माध्यम से। तो अभिलेख जो हैं सम्राट अशोक के विषय में विस्तृत जानकारी प्रदान करते हैं। डियर स्टूडेंट, ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है बोर्ड एग्जाम दृष्टिकोण से। ये ऐसे क्वेश्चन आते हैं, आप जो है तथ्यात्मक तरीके से किस तरह से कैसे लिखेंगे, आपके सामने सारी चीज़ें हैं। तो इस तरह से आप सम्राट अशोक के अभिलेखों का क्या महत्व है, ऐतिहासिक क्या महत्व है, किस तरह से उन घटनाओं को उसके अभिलेख बहुत ही स्पष्ट कर देते हैं उनके तथ्यों को। तो इससे हमें अभिलेखों के माध्यम से जानकारी प्राप्त होती है सम्राट अशोक के विषय में। डियर स्टूडेंट, इस विषय वस्तु को यहीं समाप्त करते हैं, फिर से अगले वीडियो में मिलते हैं। धन्यवाद।